সংবিধান, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষায় সোচ্চার হন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসুন। এই স্লোগানকে সামনে রেখে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় আগরতলা টাউন হলে। এতে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া সিপিআইএম দলের জেনারেল সেক্রেটারি সীতারাম ইয়েচুরি, বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, সিপিআইএম দলের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন সিপিআইএম দলের জেনারেল সেক্রেটারি সীতারাম ইয়েচুরি সংবাদ মাধ্যমের সামনে বক্তব্য তুলে ধরেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে সরকারের সমালোচনা করেন। ব্যুরো রিপোর্ট, সোশ্যাল बांग्ला। राष्ट्र संभव नहीं, तो इसीलिए आज देखेंगे यहाँ पर खास तौर से 2019 के बाद संवैधानिक हमारे स्तंभ जो है, जो मुख्य स्तंभ, 4 बुनियादी स्तंभ है, और वो स्तंभ है संविधान के धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, सेक्युलर डेमोक्रेसी, आर्थिक संप्रभुता, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, सिर्फ सेल्फ रिलायंस नहीं बट इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। तीसरा सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, और चौथा फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में और केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। ये चारों स्तंभ, उनके ऊपर आज बहुत बड़े हमले चल रहे हैं। सुना जनतंत्र के बारे में, जितेंद्र भी बता रहे थे, और आप लोगों का अपना खुद का अनुभव है कि जब सरकार में आते हैं तो किस तरीके से जनतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर हमला बोलते हैं, सरकार को ही इस्तेमाल करते हुए। हिंसा यानी जनतंत्र माने जो लोग अपनी राय और विचार रखे उसी के ऊपर हमला। और जनतंत्र के चलते हुए आप क्या देख रहे हैं, आप कोई भी सरकार के विरोध में खड़ा होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, जेल भेजो, और जो इस संविधान का उल्लंघन करता है उनको जो है रिहाई करो, उनको जो है आप गार्लैंड करो, उनको जो है आप बड़ा रिसेप्शन दो। अभी जो बिल्किस बानो के केस में जो हुआ था, ये सब जुड़ जाती है आपके ये पूरी की पूरी व्यवस्था के साथ कि किस तरीके से बिगड़ा जा रहा है। 14 लोगों की मौत हुई है वहां पे बिल्किस बानो के केस में। एक गर्भवती महिला की गैंगरेप होती है, बाकी सबको कत्ल हो जाते हैं गलत फहमी से। इसको भी छोड़ समझेगी ये भी मर गए, लेकिन जिंदा रही। केस बड़ी लंबी तरह से परसू करके उनको जो सजा मिला, अब जो है गुजरात की सरकार की सिफारिश से रिहा हो। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि फिर से सुनेंगे वो, अब देखेंगे क्या होगा उसके खिलाफ, क्योंकि हमारे संघर्षशील कॉमरेडों के बीच में। और आज के दिन जो इतनी बड़ी हिम्मत के साथ आज जो हो रहा है, जिस तरीके से ध्वंस किया जा रहा है जनतंत्र को त्रिपुरा के अंदर, उससे हिम्मत से लड़ना ही नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में और ताकत के साथ लड़ने की जरूरत है, ना त्रिपुरा के लिए, सिर्फ हमारी मार्क्सवादी पार्टी के लिए, लेकिन अपने देश के लिए, भारत के लिए, जिसके सामने आज बहुत सारे खतरे, आज चुनौतियां उपस्थित होकर उभर कर आए। अभी आपने सुना कांग्रेस जितेंद्र को कि आजादी का अमृत महोत्सव के बहाने से जो नारा जो दिया गया था, आज केंद्र सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा, बड़ी अच्छी बात है। जब से मेरे बचपन से हम जब स्कूल जाते थे 15 अगस्त को और 26 जनवरी को तिरंगा बांटना, तिरंगा ले जाना स्कूल के अंदर, घर के अंदर, ये तो मामूली सी बात थी, हर समय होता था। लेकिन इसको एक अभियान बनाया, एक बड़ा कैंपेन के रूप में। ये भी अच्छी बात है, अगर हमारे स्वतंत्रता की तरफ लोगों की भावनाओं को हम जगा सकते हैं, नई पीढ़ी जो आई है। लेकिन जो लोग इस तिरंगे को 52 साल तक आजादी के बाद कभी नहीं फहराया, वो जब इसका नेतृत्व लेते हैं इस तरीके की प्रचार का, तब आता है सवाल दिमाग में कि इसके पीछे किस तरीके की भावना को उत्साह है। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बने देश में, तब तक उनके दफ्तरों से ये तिरंगा को फहराने की बात नहीं आई। लेकिन जबकि हमारे ऊपर निशाना लगाते कम्युनिस्टों के ऊपर कि हम जो है देश की आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिए, असलियत क्या है?
15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, हमारे नवरत्न जो है, हमारे 9 पॉलिट ब्यूरो सदस्य जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, उसके वरिष्ठ नेता कॉमरेड A.K. गोपालन कन्नूर की जेल में वो गिरफ्तार थे। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में वो कहते हैं कि ये बात सही है, भारत के अंदर 2 राष्ट्र है, हिंदू मुसलमान, और उसके चलते हुए, उस व्यू के चलते हुए ये अफसोस है कि देश की पार्टीशन हुई, पाकिस्तान का निर्माण हुआ और वहां पे इस्लामिक स्टेट बनी। लेकिन भारत के अंदर भारत की राष्ट्रीय आंदोलन ने कहा नहीं, हम सिर्फ एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य रहेंगे, और आरएसएस का जो हिंदू राष्ट्र का, हिंदुत्व राष्ट्र का जो उनका विचार था, उसको टुकराया भारत के जन आंदोलन ने और ये स्वतंत्रता संग्राम में। उसी नाराजगी से हुई महात्मा गांधी की हत्या। लेकिन ये हिंदुत्व की शब्दावली का भी जन्म आती है आपके सावरकर साहब से। छुट्टी नहीं हुई, उनको रिहा नहीं किया गया। कन्नूर के जेल में उन्होंने तिरंगा फहराया 15 अगस्त 1947 को। कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत 16 साल के थे 1932 में। होशियारपुर के कलेक्ट्रेट के ऊपर जो ब्रिटिश का झंडा था, यूनियन जैक, उसको उतार के तिरंगा फहराया और फिर अरेस्ट करके उनको जो है ब्रिटिश वालों ने, लेकिन बालक थे तो उसके चलते हुए सजा तो दी, लेकिन काला पानी अंडमान में नहीं बेच सके। आज अंडमान के अंदर जाइए आप, तकरीबन 75 से 80% जो नाम वहां पे जो लिखे हैं, जो उस कारागार में थे, वो सब कम्युनिस्ट आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग। और सबसे ज्यादा अगर ब्रिटिश हुकूमत का निशाना किसी पे था तो वो था कम्युनिस्टों के ऊपर। और इतने सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस जो लगे, पेशावर कॉन्स्पिरेसी से शुरू करके पेशावर, कानपुर, उसके बाद मेरठ, और इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी केसेस करते करते तकरीबन 12 कॉन्स्पिरेसी केसेस गदर पार्टी के लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी में आए बाद में, ये सब कॉन्स्पिरेसी केसेस ब्रिटिश ने कम्युनिस्टों पर लगाया। उनके तरफ से ना आरएसएस पे कोई कॉन्स्पिरेसी केस थी ब्रिटिश की तरफ से, ना उनके कोई संगठनों के ऊपर। लेकिन ये पूरा का पूरा जो अपनी सिलसिला हम जब देखते हैं, हमारे देश की आजादी के आंदोलन को किस तरीके से मोड़ना है, किस तरीके से हमें आगे चलना है, उसके अंदर कम्युनिस्टों का कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत अहम भूमिका रहा। 20 में हमारी स्थापना हुई कम्युनिस्ट पार्टी की, 1920 में। 1921 के अहमदाबाद सेशन में AICC का कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मौलाना हसरत मोहानी, एक मौलाना, और स्वामी कुमारानंदा, एक स्वामी, कम्युनिस्ट पार्टी के इंडिया के नाम से एक प्रस्ताव रखते हैं संपूर्ण आजादी का। राजनीतिक आजादी हर इंसान का आर्थिक आजादी में बदलना है, और वो आर्थिक आजादी में बदलना है तो समाजवाद के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बट समाजवाद की तरफ जाना। और बाद में इतिहास साबित करता है इस बात, अगर ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक समाजवाद की तरफ नहीं जाता तो यही धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य खतरे में पड़ता है। और वही हो रहा है आज। पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करके शासक वर्गों ने समाजवाद की ओर जाने की जगह उल्टा पूंजीवादी शोषण को तेज किया। उसके चलते हुए यही ढांचा सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कमजोर होता गया। वो एक बात है। दूसरी तरफ से कांग्रेस और कम्युनिस्टों की राय के खिलाफ एक और राय पैदा हुआ, और वो राय था कि भारत का चरित्र तय होगा भारत के लोगों के धार्मिक आस्था के आधार पर। और यहां से पैदा हुई कि भारत के अंदर दो राष्ट्र है, एक है हिंदू राष्ट्र, दूसरा है
मुस्लिम राष्ट्र। टू नेशन थियरी का सबसे पहला पैदाइश करने वाला वो थे विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने तो सबसे पहले कि भारत के अंदर दो राष्ट्र है, एक मुसलमान एक हिंदू, इस बात की जो विचार रखा देश के सामने, राष्ट्रीय आंदोलन के सामने, वो थे सावरकर 1927-28 में, उस समय पर हिंदू महासभा के जब वो अध्यक्ष थे, वो एग्जैक्टली डेट मेरे ख्याल से 38 या 37 या 38 में थी, हिंदू महासभा के जब वो अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में वो कहते हैं कि ये बात सही है, भारत के अंदर दो राष्ट्र है, हिंदू मुसलमान, और उसके चलते हुए, उस व्यू के चलते हुए ये अफसोस है कि देश की पार्टीशन हुई, पाकिस्तान का निर्माण हुआ और वहां पे इस्लामिक स्टेट बनी। लेकिन भारत के अंदर भारत की राष्ट्रीय आंदोलन ने कहा नहीं, हम सिर्फ एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य रहेंगे, और आरएसएस का जो हिंदू राष्ट्र का, हिंदुत्व राष्ट्र का जो उनका विचार था, उसको टुकराया भारत के जन आंदोलन ने और ये स्वतंत्रता संग्राम ने। उसी नाराजगी से हुई महात्मा गांधी की हत्या। लेकिन ये हिंदुत्व की शब्दावली का भी जन्म आती है आपके सावरकर साहब से। छुट्टी नहीं हुई, उनको रिहा नहीं किया गया। कन्नूर के जेल में उन्होंने तिरंगा फहराया 15 अगस्त 1947 को। कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत 16 साल के थे 1932 में। होशियारपुर के कलेक्ट्रेट के ऊपर जो ब्रिटिश का झंडा था, यूनियन जैक, उसको उतार के तिरंगा फहराया और फिर अरेस्ट करके उनको जो है ब्रिटिश वालों ने, लेकिन बालक थे तो उसके चलते हुए सजा तो दी, लेकिन काला पानी अंडमान में नहीं बेच सके। आज अंडमान के अंदर जाइए आप, तकरीबन 75 से 80% जो नाम वहां पे जो लिखे हैं, जो उस कारागार में थे, वो सब कम्युनिस्ट आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग। और सबसे ज्यादा अगर ब्रिटिश हुकूमत का निशाना किसी पे था तो वो था कम्युनिस्टों के ऊपर। और इतने सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस जो लगे, पेशावर कॉन्स्पिरेसी से शुरू करके पेशावर, कानपुर, उसके बाद मेरठ, और इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी केसेस करते करते तकरीबन 12 कॉन्स्पिरेसी केसेस गदर पार्टी के लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी में आए बाद में, ये सब कॉन्स्पिरेसी केसेस ब्रिटिश ने कम्युनिस्टों पर लगाया। उनके तरफ से ना आरएसएस पे कोई कॉन्स्पिरेसी केस थी ब्रिटिश की तरफ से, ना उनके कोई संगठनों के ऊपर। लेकिन ये पूरा का पूरा जो अपनी सिलसिला हम जब देखते हैं, हमारे देश की आजादी के आंदोलन को किस तरीके से मोड़ना है, किस तरीके से हमें आगे चलना है, उसके अंदर कम्युनिस्टों का कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत अहम भूमिका रहा। 20 में हमारी स्थापना हुई कम्युनिस्ट पार्टी की, 1920 में। 1921 के अहमदाबाद सेशन में एआईसीसी का कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मौलाना हसरत मोहानी, एक मौलाना, और स्वामी कुमारानंदा, एक स्वामी, कम्युनिस्ट पार्टी के इंडिया के नाम से एक प्रस्ताव रखते हैं संपूर्ण आजादी का। आखिर में वो स्वीकार होता है पहली आपके लाहौर में 1929 में, 8 साल बाद। लेकिन पहल कदम कम्युनिस्ट कर रहे थे कि आजादी की संघर्ष का मकसद क्या? मकसद है पूर्ण स्वराज, और इस पूर्ण स्वराज में किस तरीके की भारत की निर्माण हुई। और ये समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल ये गलतफहमी है कि 2014 से ही ये खतरा पैदा हुए देश में, जब से ये मोदी सरकार आए। नहीं, ये खतरा हमारे देश के सामने तकरीबन 100 साल से मंडरा रहा। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, 1925 में आरएसएस का स्थापना होता है, और 1929 में
पूर्ण स्वराज का नारा आता है एआईसीसी से, और 1931 में वो जो आपका कराची रेजोल्यूशन आता है जो संविधान का ढांचा बनता है। तब से लेकर एक 3 किस्म के व्यू पैदा हुए देश में, और वो 3 व्यू क्या थे कि आजाद भारत का चरित्र क्या होगा, और आजाद भारत के चरित्र क्या होगा, इसके ऊपर 3 राय हुआ कराया। पहला जो कांग्रेस के नेतृत्व में था उनका ये कहना था, और बिल्कुल सही, जो विविधता है भारत में, भाषाओं का, संस्कार का, धर्मों का, संस्कृति का, ये विविधताओं के आधार पर ये जो देश है इसको अगर इकट्ठा रखना है और साथ साथ इसका तरक्की होना, विकास होना है, तो तब एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज्य, यही हो सकता है चरित्र, यानी सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 3-4টা জিনিস পাওয়ার কথা, প্রথম সরকার আসার পর গাল ভরা কথার তো মানে শেষ ছিল না, এখন ওগুলি আর উল্লেখ করে না। যে কয়েকটা পাওয়ার কথা আপনি একদিনে সবগুলি জিনিস পান না, 7 দিনের মধ্যে সপ্তাহে 3 দিন রেশনের দোকানে যেতে হয়, তারপরেও ঠিক মতো পাওয়া যায় না। রেশনের দোকানদার আপনাকে আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে এখন বাধ্য না। কোনো কোনো জায়গায় হয়তো আগে কংগ্রেস যুব সংঘের জোট সরকারের সময় যেমন বলতো, হ্যাঁ, যে আপনাদের কাছে কৈফিয়ত দেব না, এখন কিন্তু অন্য সরকার এখন কোনো কোনো জায়গায় এরকম বলতে শুরু করেছে, এবং দেখা যাচ্ছে সব এর মধ্যেও যারা রেশনের দোকান ছিলেন তাদের হাত থেকে এগুলি হরণ করে নিয়ে বিজেপি দলের কোনো কোনো লোক নামে বেনামে 2-3টা রেশন দোকান চালাচ্ছে। গ্রামের মানুষ বলছে হচ্ছে নাকি 3-4টা জিনিস পাওয়ার কথা, প্রথম সরকার আসার পর গাল ভরা কথার তো মানে শেষ ছিল না, এখন ওগুলি আর উল্লেখ করে না। যে কয়েকটা পাওয়ার কথা আপনি একদিনে সবগুলি জিনিস পান না, 7 দিনের মধ্যে সপ্তাহে 3 দিন রেশনের দোকানে যেতে হয়, তারপরেও ঠিক মতো পাওয়া যায় না। রেশনের দোকানদার আপনাকে আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে এখন বাধ্য না। কোনো কোনো জায়গায় হয়তো আগে কংগ্রেস যুব সংঘের জোট সরকারের সময় যেমন বলতো, হ্যাঁ, যে আপনাদের কাছে কৈফিয়ত দেব না, এখন কিন্তু অন্য সরকার এখন কোনো কোনো জায়গায় এরকম বলতে শুরু করেছে, এবং দেখা যাচ্ছে সব এর মধ্যেও যারা রেশনের দোকান ছিলেন তাদের হাত থেকে এগুলি হরণ করে নিয়ে বিজেপি দলের কোনো কোনো লোক নামে বেনামে 2-3টা রেশন দোকান চালাচ্ছে। গ্রামের মানুষ বলছে হচ্ছে নাকি से भी जो हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव जो है वो नहीं हो पा रहे देश में, और जिस तरीके से, जैसे पहले मैं कह रहा था, चुनाव हारने के बाद भी सरकार बनानी है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं, और ईडी और सीबीआई के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता ही है किस तरीके से उसका दुरुपयोग हो रहा है और होता रहेगा, कि विपक्ष को खत्म करने के लिए, यानी विपक्ष मुक्त भारत की कोशिश है, और तभी जो है ये फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र का सामना हो सकता है। अगर इसको हासिल करना है तो बड़े संघर्ष हो रहे हैं लोगों की। अब ना किसान संघर्ष हमने देखा, हमारे मजदूर भाई संघर्षों में है, ये निजीकरण के खिलाफ हर जगह, बैंकों के स्ट्राइक हुआ, इंश्योरेंस का स्ट्राइक हुआ, एलआईसी का हुआ, जीआईसी का हुआ, आज बीएसएनएल का कोशिश कर रहे, कोयले के सेक्टर का हुआ, बड़े बड़े आंदोलन और संघर्ष चल रहे हैं। और कल ही फिर से किसान साहब पहुंच चुके थे दिल्ली में, कि जो वायदा किया था मोदी साहब ने जब ये कानून वापस लेने के समय, कृषि कानून वापस लेने के समय, वो एमएसपी का उसको लागू नहीं कर रहे हैं, वो जो आश्वासन दिया था उसको मांगते हुए अपने छात्र जो है पूरे देश भर में एक पूरे भारत यात्रा पे जुड़े हुए हैं, ये नई शिक्षा नीति के खिलाफ जो लोगों को वंचित कर रही है शिक्षा से। युवा संगठन सब सड़कों पे है, ये कहते हुए मोदी साहब मेरा नौकरी कहाँ है। हमारे आंगनवाड़ी, स्कीम वर्कर, महिला, ये सब आज जो है संघर्षों के अंदर डूबे हुए हैं। ये संघर्ष तो चल रहे हैं और मजबूत करना है, लेकिन जब तक ये हिंदुत्व, फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र का जहर और वो हिंसा के आधार पर जो हमले जो कर रहे हैं हमारे संविधान पे और संवैधानिक संस्थाओं पे,
ये भी साथ साथ मिलाकर अगर हम संघर्ष ना करेंगे तो इनको संघर्ष आपकी होती रहेगी, लेकिन चुनाव के अंदर इनकी तिगड़न के आधार पर पैसे के प्रभाव से या डरा के लोगों को चुनाव जीतो या चुनाव हारो बट सरकार बनाओ। 70 सालों के अंदर पूरी की पूरी कोशिश यही रही। महात्मा गांधी की ধ্বংস করে নিতে এটা এই জায়গাটা যাচ্ছে। কাজে এই বিষয়গুলো আমি কয়েকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করলাম। আমাদের পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী সংবিধান আক্রমণের বিরুদ্ধে যেমন বলছে, গণতন্ত্র রক্ষার কথা যেমন বলছে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি আদর্শকে রক্ষা করার কথা যেমন বলছে, সঙ্গে সঙ্গে এটা বলছে এই যে দৈনন্দিন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবন্ত যে সমস্যাগুলো প্রতিদিন আমাদেরকে কুড়ি করে খাচ্ছে, এগুলোর বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে যদি জাগরণ সৃষ্টি করে মানুষকে যদি লড়াইয়ের সংগ্রামের মধ্যে আনা না যায়, তাহলে তো এই জনবিরোধী দুশ্মন যে সরকারটা আছে তাকে তো বাধ্য করা যাবে না। বাধ্য যদি না হয় তাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করতে হবে। এটা অপরাধের কিছু নেই, এই অধিকার আমাদের আছে। এটাই তো গণতন্ত্র, এটাই তো গণতন্ত্র। কাজে পার্টির তরফ থেকে কিন্তু এই স্লোগানটা দিয়েছে। কাজে আমি যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, একটা থেকে আরেকটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোনো সুযোগ না। পার্টি আহ্বান রেখেছে 14 সেপ্টেম্বর থেকে 24 সেপ্টেম্বর সারা ভারতবর্ষে এই 7টা বিষয় জ্বলন্ত, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, দল নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে এগুলো স্পর্শ করছে, এরকম বিষয়গুলো উপস্থিত করে বলছে ব্যাপকভাবে মানুষকে সামিল করার চেষ্টা করো দলগত ঊর্ধ্বে। এবং কোথাও যদি আমাদের পার্টি ফ্ল্যাগ দিয়ে কিছু করতে গেলে পরে অন্যদেরকে আনতে অসুবিধা হয়, এটাকে সরিয়ে রাখতে যদি সেই মানুষ আসতে চায়, আপত্তি কি? এই সংকীর্ণতা আমরা ভুগি না, এই সংকীর্ণতা আমরা ভুগি না। কাজে এদিক থেকে এই আবেদনটা সামনে রেখে কিন্তু সামনে আন্দোলনটা আসছে। বারবারই যেটা বলছি, এই একটা থেকে আর একটাকে আলাদা করে ভাববেন না। আমাদের ত্রিপুরার অভিজ্ঞতা কি? অর্থনৈতিক যে বিষয়গুলি বলছে, কি চলছে এখানে? কাজ নাই, রোজগার নাই, কেনবার পয়সা নাই, অনাহার, অর্ধাহার, অনাহার মৃত্যু, সন্তান বিক্রি, বাইরের রাজ্যে যাচ্ছে, কাজের সন্ধানে যে মজুরি পাচ্ছে তাতে ওখানেই ঘরের ভাড়া দিয়ে নিজের খাবারের ব্যবস্থা করতে পারছে না, মারা পড়ছে, সেই মৃতদেহ রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই, সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। নরম ছোঁয়ায়, মিষ্টি হাসিতে, একটু বাড়তি খেয়ালে ক্লান্তি মুছে যায়। স্নেহের আঁচলে বাঁধা যত্ন মাখা মমতায়। ঘিরে রাখি শুদ্ধতায়, যত্ন আর ভালোবাসায়।
কেয়ার করি বলেই আমরা শেয়ার করি। নতুন এই সময় তাই আসুন পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসটা শেয়ার করি সবার সাথে। সুপারস্টার টিস্যু, হাইজিন ফর লাইফ। আমার বাড়িতে সবাই খুব ভোজনরসী। প্রতিদিন কিছু না কিছু একটা নতুন রান্না হয়, আর সবাই খুব মজা করে চেটে পুটে খায়। সবাই বলে আমার হাতের জাদুতেই নাকি রান্না এত ভালো হয়। আর আমি বলি সবটাই হলো পিআর গোল্ড কচ্চি ঘনি সরিষার তেলের জাদু। হ্যাঁ, সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা আসল সরিষার দানা থেকে তৈরি হয় পিআর গোল্ড কচ্চি ঘনি সরিষার তেল, যার খাঁটি ঝাঁজ এবং গুণমান আপনার খাবারকে করে তোলে সুগন্ধ ও সুস্বাদুকর। আর আপনার রান্নাঘরে যখন পিআর গোল্ড কচ্চি ঘনি সর্ষের তেল থাকবে, তখন প্রশংসা তো সবাই করবে। পিআর গোল্ড কচ্চি ঘনি সরিষার তেল, খাঁটি তেল, খাঁটি ছাঁচ।